हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान में एक नया चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। तो नया चैप्टर आपका आ गया है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। तो आपके सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं और ये वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। तो ये दो चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और तीसरा चैप्टर आपका ये स्टार्ट होने वाला स्टार्ट है आपका रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी के बारे में आज हम बढ़िया से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी पहले समझ लें, रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। तो ये भी क्या है, एक रसायन विज्ञान की शाखा है। रासायनिक बलगतिकी क्या है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये रसायन विज्ञान की एक क्या है आपकी शाखा है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर यानी कि रेट या वेग कह सकते हैं, दर कहिए या फिर वेग, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम रेट। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर यानी कि उसके वेग तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, और उनकी जो मैकेनिज्म होती है, उनकी क्रियाविधि होती है, उसका अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रेट। अब यहाँ अध्ययन क्या करते हैं, इस जो है जो रासायनिक बलगतिकी है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, इस वेग पर, यानी कि जो अभिक्रिया की दर चल रही है, ये अभिक्रिया की दर यानी कि जो रेट है। अब इस पर, इस रेट के हिसाब से किसका अध्ययन करेंगे हम, इस रेट पर किसका जो है स्टडी किया जाएगा। जैसे टेम्परेचर का स्टडी हम करेंगे, इस पर टेम्परेचर का, ताप का अध्ययन किया जाएगा। भाई ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर घटती है या फिर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी, कैसे कैसे घटेगी इसका रेट। तो इसका अध्ययन करेंगे हम, इसका अध्ययन। सांद्रण का, कंसंट्रेशन का अध्ययन करेंगे, कंसंट्रेशन, ताप का, सांद्रण का, है ना, इन सब का जो है अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरक का प्रभाव, तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो हम इस पर जो है अध्ययन करेंगे। ताप, सांद्रण, है ना, उत्प्रेरक का प्रभाव, भौतिक अवस्था का प्रभाव, है ना, इन सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अगर ताप का प्रभाव है, सांद्रण का प्रभाव है, उत्प्रेरक का प्रभाव है, अगर ये सब लगाए जाते हैं अभिक्रिया की दर मापने में, अगर इनका यूज किया जाता है, तो अभिक्रिया की दर कैसे जो है प्रभावित होती है, कैसे इफेक्टिव होती है, इन सभी का पूरा जो अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक बलगतिकी हुआ। अब इसमें हम आगे की तरफ और देखते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न जो है दर से संपन्न होती हैं, वेग से संपन्न होती है। भिन्न भिन्न दर से यानी कि भिन्न भिन्न वेग से क्या होती है, संपन्न होती है। यानी कि विभिन्न रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न वेग से या भिन्न भिन्न दर से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बहुत वेरी फास्ट चलती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है वेरी स्लो चलती हैं, और कुछ क्या होती हैं, स्लो जो है गति से चलती हैं। तो इस आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो तीन प्रकार की हैं। तो पहला है तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं। क्या है, देखते हैं, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं। तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं। तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं जिसको हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस और आयनिक रिएक्शन। ठीक है, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं ये आपका पहला है। तो तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं मतलब ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग बहुत ही फास्ट होता है, या इसको हम कह सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वेरी फास्ट
रिएक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, है ना, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वे रासायनिक क्रियाएं जो बहुत जिनकी दर क्या होती है, रासायनिक क्रिया की दर क्या होती है, बहुत अधिक होती है। वे रासायनिक क्रियाएं जिनकी दर क्या होती है, बहुत अधिक होती है, यानी कि बहुत तेजी से चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, तात्कालिक या आयनिक क्रियाएं कहते हैं। क्योंकि ये क्रियाएं जो होती है आयनों के मध्य संपन्न होती है, आयनों के मध्य संपन्न होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं आयनिक क्रियाएं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उन्हीं के बीच में आयनों के एक्सचेंज से होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयनिक क्रिया कहते हैं। और जो आयनिक क्रिया होती है आयनों के मध्य होती है और बहुत स्पीड से चलती हैं, बहुत स्पीड से चलती हैं, इतनी स्पीड से चलती हैं कि इसके रेट का जो है मापन या दर्शन नहीं आप कर सकते हैं, इतनी तेज से चलती है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो 10⁻⁶ सेकंड में ही क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पलक झपकते ही क्या होती है, कंप्लीट हो जाती हैं। तो बताइए, जो रासायनिक क्रियाएं बहुत तेजी से संपन्न हो रही हैं, 10⁻⁶ सेकंड में कंप्लीट हो रही हैं, क्या हम उसके दर का एक साधारण विधि से मापन कर सकते हैं, उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी क्रिया का हमारे जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। तो ऐसी क्रिया जो है हमारे जीवन में इसका उपयोग नहीं है। जैसे अगर हम देखते हैं कि NaCl आपका है, NaCl में क्या है, आयनिक यौगिक है, और इसका जो सोल्यूशन लिया जाए और यहाँ पर एक पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और क्या है, सिल्वर जो है नाइट्रेट लिया जाए, तो ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका सोल्यूशन लिया गया और इनके मध्य जो है क्रिया कराया गया, तो इसका जो नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ क्या बनता है, तुरंत यहाँ पर AgCl का आयनिक यौगिक का क्या बनता है, इसका अवक्षेप बनता है। इसका क्या बन जाता है, एक सफेद जो है सफेद अवक्षेप बनता है इसका, और यह क्रिया बहुत तेजी से संपन्न होती है और क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये भी क्या आपका आयनिक यौगिक ही है, ठीक है। तो ये क्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, तो ऐसी क्रिया का मापन हम नहीं कर सकते हैं। तो आयनों के बीच जो क्रियाएं होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी तात्कालिक या आयनिक क्रियाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं, 10⁻⁶ सेकंड में पूर्ण होती हैं, जिसका हम मापन भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी क्रिया का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। तो ये है आयनिक क्रिया, जितने भी आयंस के मध्य क्रिया होगी ये आयनिक क्रिया कहलाती हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका है, दूसरा आपकी जो अपक्रिया है हम कहते हैं अति मंद अपक्रियाएं, यानी कि वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अपक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शंस जो होती हैं, यानी कि अति मंद जो अपक्रियाएं आपकी होती हैं, ये अभिकारकों के अणुओं के मध्य होने वाली अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिकारकों के अणुओं के मध्य, ध्यान से सुनिएगा, अभिकारकों के अणुओं के मध्य होने वाली अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, आणविक अपक्रियाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपक्रियाएं जो होती है अणुओं के मध्य होती हैं। तो अपक्रिया अणुओं के जो मध्य अपक्रिया होती हैं, इनमें से बहुत सी अपक्रिया जो होती है ये बहुत ही मंद गति से चलती हैं, यानी कि कुछ ऐसी अपक्रियाएं होती हैं तो उसको कई वर्ष भी जो है लग जाते हैं पूर्ण होने में। तो ऐसी अपक्रिया बहुत समय लग रही है, तो इसका भी हमारे जीवन में क्या कोई उपयोग नहीं है, जितना हम बैठकर ऐसी अपक्रियाओं का बैठकर इंतजार नहीं कर सकते हैं सालों साल। तो ऐसी अपक्रिया का हमारे जीवन में भी कोई इसका महत्व नहीं है। तो जैसे क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, आपका जल बनता है। तो जल के बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल के बनने में क्या होते हैं, बहुत कई वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, वेरी स्लो रिएक्शन कहलाती है, और ऐसी अपक्रिया का भी मापन हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ये दोनों तात्कालिक अपक्रिया जो है इसका भी हम मापन नहीं कर सकते हैं साधारण विधि के द्वारा। जो अति मंद अपक्रिया है इसका भी हम मापन मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं साधारण विधि के द्वारा। तो ये दोनों जो अपक्रियाएं हैं, ऐसी अपक्रियाओं का हमारे जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। अब आपका तीसरा है मंद अपक्रियाएं, स्लो रिएक्शंस। क्या है
तीसरा है आपका मंद अपक्रियाएं, जिसको हम कह सकते हैं स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। ठीक, तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, मतलब वे अपक्रियाएं जो होती हैं, मैं स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन कह सकते हैं, वे अपक्रियाएं जो सामान्य गति से चलती हैं, वे अपक्रियाएं जो सामान्य गति से चलती हैं, और ऐसी अपक्रियाओं का के रेट का हम मापन कर सकते हैं, सामान्य विधियों के द्वारा इसके रेट का हम मापन कर सकते हैं, वही आपके क्या कहलाती हैं, स्लो रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे इसके बहुत से एग्जांपल आपके हैं, जैसे एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन आपका है, एसिटिक एसिड और प्लस जो है एथिल एल्कोहल को लेते हैं, तो इनके बीच अपक्रिया जब कराते हैं तो क्या बनता है, इसका H और इसका OH, तो क्या बन जाता है आपका एथिल एसीटेट और क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो इस अपक्रिया का मापन हम कर सकते हैं, क्योंकि अपक्रिया बहुत ना तो फास्ट चलती है ना तो वेरी स्लो चलती है, तो इनका मापन कर सकते हैं, ऐसी अपक्रिया का हम मापन कर सकते हैं। तो क्या है, एथिल एसीटेट। एसिटिक एसिड, एथिल एल्कोहल, ऐसे और अपक्रिया जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन, H2O2 का क्या है, विघटन है, ये भी जो है इसका भी आप मापन कर सकते हैं, क्या बनता है, जल बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन N2O5, इसका आप क्या करें, अगर विघटन करें तो ऐसी भी अपक्रिया का आप मापन जो है कर सकते हैं, तो ये बनता है N2O4 और प्लस हाफ O2। ठीक है, अब ऐसी अपक्रियाओं का जो है हम मापन कर सकते हैं, ऐसी अपक्रियाओं का मापन कर सकते हैं। तो किस अपक्रिया का मापन कर सकते हैं, तो जो चैप्टर में पूरा पढ़ा जाएगा ऐसी ही अपक्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ऐसी अपक्रिया का मापन किया जा सकता है। तो इन दोनों अपक्रियाओं का मापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की अपक्रिया का मापन हम कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित जो है पूरे जो रेट ऑफ रिएक्शन पूरा रासायनिक बलगति में अध्ययन करेंगे, अपक्रिया की दर का अध्ययन करेंगे, ऐसी ही अपक्रिया का अध्ययन हम कर सकते हैं। इन सब अपक्रियाओं का कोई भी उपयोग नहीं है। ठीक है, तो अब ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमने आपको बता दिया कि इन तीनों में से कैसी अपक्रिया का मापन किया जा सकता है। क्या बताएंगे आप, जो आपकी मंद अपक्रियाएं होती है, इसी के रेट ऑफ रिएक्शन, इसी का मापन हम मेजरमेंट कर सकते हैं। स्लो या मॉडरेट रिएक्शन का, इन दोनों का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जाने रहिएगा, इसी का मापन हम कर सकते हैं, बाकी इन दोनों का नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब आपका यहाँ से चैप्टर अब आपका स्टार्ट होगा बढ़िया से। वीडियो चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपक्रिया की दर। या फिर कह सकते हैं इसको वेग, रेट ऑफ ए रिएक्शन, अपक्रिया की दर। अपक्रिया की दर किसे कहते हैं, इकाई समय में, इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अपक्रिया
की दर कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में है, द चेंज इन द concentration of reactants of the reactants or products per unit time is known as rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आर आप कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इकाई समय में अभिकारकों या उत्पाद के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। ठीक है, अभिक्रिया की दर ये हुआ अभिक्रिया की दर, यानी कि वेग का क्या हुआ, डिफिनीशन हुआ। तो डिफिनीशन बड़ा आसान है, इसको आप जो है याद कर सकते हैं। अब देखते हैं सांद्रण में क्या है परिवर्तन हो इसके। देखिए, यदि अल्प समय, यहां यदि अल्प समय dt पर अभिकारकों या उत्पाद के सांद्रण में अल्प परिवर्तन dx है, तो अल्प समय dt पर सांद्रण में कितना परिवर्तन होगा, dx क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या होगी, dx बाई क्या होगी, dt होगी। ठीक है, dx बाई dt। अगर इसका हम क्या कर लें, समाकलन करने पर, तो क्या होगा, यहाँ जो dx बाई dt है ये क्या होगा, यहाँ से ये सूक्ष्म d क्या होगा, यहाँ से हट जाता है, तो क्या होगा x बाई क्या होगा t। तो ये हो गया ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की दर का रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। चूंकि x क्या है, सांद्रण है, तो सांद्रण का यूनिट, अगर इसकी यूनिट निकालें, यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यहाँ पर क्या होगी। तो देखिए क्या होगी, यहाँ पर आपका x क्या है, सांद्रण है, ये कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, टाइम है। तो सांद्रण को हम किस में मापते हैं, मोल पर लीटर में। सांद्रण को किस में मापते हैं, मोल पर लीटर में। तो ये मोल पर लीटर, और टाइम आपका क्या है, सेकंड ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स में। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड, इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हो गया इसका यूनिट हो गया। यदि आपके अभिकारक क्या हो, यदि अभिकारक या कह सकते हैं या उत्पाद क्या है, गैसीय अवस्था में है, तब जो मोल पर लीटर है उसके स्थान पर जो मोल पर लीटर सांद्रण है, तब हम उसको किस में व्यक्त करते हैं, दाब के केस में व्यक्त करेंगे। तब जो आपका जो है मोल प्रति लीटर जो सांद्रण है, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, दाब के केस में क्या हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा।
यानी कि गैसीय है, तो यहाँ पर मोल जो आपका पर लीटर है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, एटीएम, यानी कि एटमॉस्फियर, यानी कि वायुमंडल, क्योंकि दांत के केस में इसका मात्रक क्या होगा, वायुमंडल होगा। तब यहाँ पर यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ ROR क्या हो जाएगी यहाँ यूनिट, एटीएम बाय सेकेंड, यानी कि एटीएम सेकेंड इनवर्स, ये होगी। ठीक है, तो अगर आपके अभिकारक या उत्पाद जो है अगर वो गैसीय अवस्था में नहीं है तो उसका मात्रक क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का मोल पर लीटर पर सेकेंड। यदि अभिकारक या उत्पाद आपके क्या है, गैसीय अवस्था में है, तो उसके स्थान पर मोल पर लीटर के स्थान पर क्या हम यूज करेंगे, वायुमंडल, क्योंकि दाब के केस में मात्रक क्या लिखते हैं, वायुमंडल लिखते हैं। गैस के केस में, गैस क्योंकि दाब प्रेशर लगाता है, तो दाब लगाएंगे तो उसको हम उसकी जो है यूनिट किस में हम लेंगे, प्रेशर के केस में, यानी कि दाब के केस में लेंगे, तो दाब का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, वायुमंडल होगा, तो एटीएम होगा। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा, या एटीएम सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। तो ये हुआ अभिक्रिया की दर। अब देखते हैं हम अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों के अगर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम देखें तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है अभिक्रिया की दर जो होती है, ये समानुपाती होती है किसके, अभिकारकों के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के क्या होती है, ये समानुपाती होती है। यानी कि ROR जो आपका होगा ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। अगर मान ले कि यहाँ आपका लिखा हो एक कोई जो है आपका रिएक्टेंट है, ये क्या आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहा हो, तब इसका आप रेट क्या लिखेंगे, ROR, इसका रेट क्या आप लिखेंगे, डायरेक्टली प्रपोर्शनल ए एक्टिव मास। ठीक है, ये आप लिखेंगे। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिकारकों का, अभिक्रिया का जो वेग होता है उस अभिकारकों के सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अगर इसका सांद्रण आप बढ़ाएंगे, यदि अभिकारकों का सांद्रण आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि क्या करते हैं, घटाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपका घटेगा। ठीक है, तो अभी यानी कि सांद्रण घटाने पर, ठीक है, अभिकारक का सांद्रण घटाने पर ROR भी घटता है। अब क्रिया की दर क्या होगी, घटेगी। और अगर बढ़ाएंगे अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर ROR भी बढ़ता है। ठीक है, यदि अभिकारक का सांद्रण आप, चूंकि इसके समानुपाती हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर अभिकारक का सांद्रण आप घटाते हैं तो और घटाते हैं तो घटेगा, अगर इसको बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये बढ़ेगा भी। समय जैसे जैसे, समय के साथ भी, समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जैसे जैसे समय आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, अभिकारक का सांद्रण भी क्या होगा, घटता जाएगा। यानी कि समय बढ़ने के साथ साथ अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, घटता है।
प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण नहीं घटता स्टार्ट में, जब क्रिया स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जब क्रिया चलने लगती है तो अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, घटने लगता है, और प्रोडक्ट का सांद्रण क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे अभिकारक का सांद्रण घटता जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो समय बीतने के साथ साथ अभिकारक जो होगा, क्योंकि अभिकारक का जो सांद्रण अभिक्रिया की दर होती है अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है, अगर ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि समय बीतने पर अभिकारक जो होता है वो घटने लगता है, तो अभिक्रिया का रेट भी क्या होगा, वो घटने लगेगा। अभिक्रिया का रेट भी क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है। हाँ, लेकिन कभी भी अभिकारकों का सांद्रण जो होता है वो कभी शून्य नहीं होता है। अभिकारकों का जो सांद्रण होता है वो कभी शून्य नहीं होता है। हाँ, वो प्रतिक्षण अभिक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। अभिकारक का सांद्रण घटता रहता है, लेकिन अभिकारक का सांद्रण कभी भी शून्य नहीं होता है। प्रतिक्षण अभिक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। केवल आपको दिखाई देगी कि अभिक्रिया हो नहीं रही है, लेकिन पर क्षण क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है, होती रहती है, और उसका सांद्रण कभी भी शून्य नहीं होता है। देखिए, यह अभिक्रिया की दर कभी भी जो है वो कम नहीं होती है, रुकती नहीं है। अभिक्रिया की दर कभी जो है रुकती नहीं है कि आप सोचेंगे रुकी है, रुकती नहीं है, प्रतिक्षण चलती रहती है। अब देखिए आप, जैसे अगर हम यहाँ ले एक, ये आपका रिएक्टेंट है, आर क्या है, रिएक्टेंट, आर क्या है, रिएक्टेंट। ये किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट पी में, प्रोडक्ट पी में ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलिए हम देखते हैं, ये टी समय पर सांद्रण क्या है, टी समय पर सांद्रण यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं इसका सांद्रण क्या है, ए एक्टिव मास, और इसका सांद्रण क्या है टी समय पर, पी एक्टिव मास। तो टी प्लस dt सूक्ष्म समय पर, टी प्लस dt समय पर सांद्रण क्या हो जाएगा, चूंकि टी समय पर सांद्रण ये है, इसका प्रोडक्ट का ये माना गया, टी समय पर सांद्रण, अब जैसे थोड़ा सा समय बढ़ाया जाएगा वैसे रेट ऑफ ये क्या होगा, अभिकारक जो होगा आपका उत्पाद में चेंज होगा समय बीतने के साथ साथ। तो ये क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्या होगी, आपका इसमें कमी होगी, सूक्ष्म क्या होगी, कमी होगी यहाँ पर सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि आपका आर में क्या होगा, थोड़ा सा माइनस होगा, डी आर एक्टिव मास, थोड़ी सी इसमें क्या होगी, कमी होगी, और इसमें क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ा इसमें, यानी कि जो आपका पहले से है सांद्रण, इसमें क्या हो जाएगा, डी प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ये होगा यहाँ पर। अब अभिकारकों का अगर हम यहाँ, अब रेट ऑफ रिएक्शन हम देखें, अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर देखा जाए समय बीतने के साथ साथ क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर, ये हम अगर देखें तो अभिक्रिया की दर बराबर, यहां से अगर हम देखें क्या होगा, अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, यहाँ समय अंतराल। ठीक है, वीडियो चल रहा है कि नहीं, ओके। अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन बटे क्या हो गया, समय अंतराल हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या होगा, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन क्या यहाँ पर हो रहा है, ये देखें परिवर्तन, इसमें से इसको माइनस करिए, क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, आर एक्टिव मास माइनस क्या होगा, डी आर एक्टिव मास माइनस क्या हो जाएगा आपका, आर एक्टिव मास। अब समय अंतराल का टी था और ये, तो टी प्लस dt माइनस क्या होगा, समय अंतराल t, ये समय अंतराल t हो गया। और यहाँ देखिए ये आपका r a r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये t a t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका यहाँ पर माइनस d एक्टिव मास a। सांद्रण को क्या किसमें दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये। अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ प्रदर्शित करता है कि समय वृद्धि के साथ, समय बीतने के साथ साथ क्या होता है, क्या होता है, अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह
यह प्रदर्शित करता है कि समय वृद्धि पर अभिकारक का सांद्रण घटता है, यानी कि सांद्रण में कमी होती है, कमी हो रहा है। ये ऋणात्मक चिन्ह आया यहाँ पर, ये आपका ऋणात्मक चिन्ह आया, तो ऋणात्मक चिन्ह यही प्रदर्शित करता है। ये माइनस यहाँ पर आ गया, अब क्रिया की दर क्या आ गई, अभिकारक के लिए माइनस आ गई।